नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कंसिडरेशन के ऊपर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहले एग्जाम में इसके ऊपर दो प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है 10 मार्क का क्वेश्चन जो इसके ऊपर आएगा ह्यूमन कंसिडरेशन के ऊपर, जिसमें आपको ये 10 प्रिंसिपल्स लिखने हैं। और सेकंड प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है 5 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें आपको इन 10 प्रिंसिपल में से कोई भी एक प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ये वीडियो पूरा रेफर कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उस केस में मैं इन 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर 10 सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। बट द थिंग इज दैट कि उन वीडियोस में इसी वीडियोस के पार्ट्स कट करके मैं डालने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको वो वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ये पूरा वीडियो भी देख लीजिए एंड वो 10 वीडियोस जो मैं बनाने वाला हूँ इन 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर वो भी देख लीजिए। वो बस 3-4 मिनट के हो गए आई थिंक। उससे क्या होगा, उससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। ओके, तो अभी हम हमारे डायरेक्टली प्रिंसिपल्स के ऊपर जंप करते हैं। पहले प्रिंसिपल का नाम है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं उन एलिमेंट्स को हमारा जो यूज़र है वो कैसे परसीव कर रहा है उसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं परसेप्शन में। सबसे पहला प्रकार होता है परसेप्शन बायस बाय एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं कंप्यूटर में तो हमें आदत होती है कि हमेशा नेक्स्ट 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 दबा के आगे जाए। तो अभी अगर सपोज मान लो कि जो भी वो विंडो बनाने वाला है उसने नेक्स्ट की जगह पे बैक बटन रख दिया या नेक्स्ट की जगह पे डिलीट बटन रख दिया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हमें वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग सकती जो कि वो बनाने वाला भी नहीं चाहता, राइट। तो अभी जो बनाने वाला है उसने ये चीज़ समझे कि हमें नेक्स्ट 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 दबाने की बहुत ज़्यादा आदत है और हम उसे वैसे ही परसीव करता है। तो उसने वो समझा और वो कभी भी वो नेक्स्ट की जगह पे बैक का बटन या नेक्स्ट की जगह पे डिलीट का बटन ऐसे नहीं रखेगा। हमेशा नेक्स्ट की जगह पे नेक्स्ट ही आएगा और जहाँ पे बाजू में बैक रहता है हमेशा तो बैक या डिलीट रहता है, जो भी बटन रहता है उसकी जगह पे वही बटन रहेगा। वो कभी भी बटन चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो समझ गया कि कैसे यूज़र हमारे एलिमेंट्स को परसीव करता है। नाउ सेकंड थिंग के ऊपर आता है। सेकंड इज परसेप्शन बायस्ड बाय करंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंसानी दिमाग होता है वो हमेशा प्रयत्न करता है कि कैसे वो इनकम्प्लीट चीज़ को एक सेंसेबल चीज़ में कन्वर्ट कर सके। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। अब आपका जो इंसानी दिमाग है वो हमेशा ट्राई करेगा कि कैसे वो एक इस चीज़ को एक सेंसेबल चीज़ में कन्वर्ट करे जो एक ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल आपके लिए सेंसेबल है, आपके इंसानी दिमाग के लिए सेंसेबल है, ठीक है। तो हमेशा वो ट्राई करेगा कि कैसे इस चीज़ को ट्रायंगल में कन्वर्ट करे क्योंकि इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, तो परसेप्शन बायस बाय करंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हमेशा इनकम्प्लीट चीज़ को इंसानी दिमाग एक सेंसेबल चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब वे सेंसेबल चीज़ एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक कर्व हो सकता है, एक फिगर हो सकता है, एक एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी थर्ड इसके ऊपर आते हैं हम लोग विच इज़ परसेप्शन बायस बाय गोल। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मैंने आपको ये फिगर दिखा दी और मैंने बोला कि ये एक सर्कल है यहाँ पे बीच में। ओके, नाउ अब ये फिगर मैंने हटा दी एंड वापस कुछ दिनों बाद मैंने आपको ये फिगर दिखाई एंड मैंने बोला कि सर्कल ढूंढो। तो आपका जो इंसानी दिमाग है वो हमेशा इधर ही आएगा सबसे पहले। ओके, अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे उसे सर्कल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट उसे उसमें स्टोर्ड है ऑलरेडी कि यहाँ पे बीच में सर्कल होता है। तो इसीलिए वो हमेशा सबसे पहले इधर आएगा, इधर सर्कल ढूंढने की कोशिश करेगा एंड देन अगर उसे नहीं मिला तो वो इधर उधर जाएगा, बट सबसे पहले वो इधर ही आएगा क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी स्टोर्ड है कि सर्कल बीच में होता है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परसेप्शन के अंदर गैस्टल प्रिंसिपल ऑफ विजुअल परसेप्शन भी आता है। तो अगर इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो जो भी अभी अभी मैंने आपको बोला तो वो आप रेफर कर सकते हो। अगर इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भी अभी अभी जो भी मैंने बोला वो आप रेफर कर सकते हो। बट अगर इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको जो भी मैंने अभी बोला वो तो लिखना ही है, बट उसके साथ गैस्टल प्रिंसिपल ऑफ विजुअल परसेप्शन भी लिखना है। उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको
प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। एंड गेस्टल प्रिंसिपल ऑफ विजुअल परसेप्शन के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसमें आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। एंड तीनों या चारों सिनेरियोज में आपको कैसे एग्जाम में आंसर लिखना है वो मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से कवर किया है। अब अगले प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ मेमोरी। मेमोरी का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकते हो, उसे आप मेमोरी कह सकते हो। नाउ मेमोरी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल उस बकेट की तरह होती है जिसमें बहुत सारे होल है। अब एक ऐसे बकेट में जिसमें बहुत सारे होल है, अगर उस बकेट में हमने अगर पानी डाला तो कुछ समय बाद वो पानी चले जाएगा, राइट, बकेट में कुछ नहीं बचेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल वैसे होती है। इस मेमोरी में जब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो कुछ समय बाद वो इन्फॉर्मेशन चले जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ समय मतलब कितना समय, लेस देन 5 to 30 सेकेंड, मतलब 5 to 30 सेकेंड के बीच में, मतलब 30 सेकेंड से हमेशा कम, तो वो समय होता है। 30 सेकेंड के बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे नहीं रहेगा। एंड कितने कितने आइटम्स हम, कितनी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, 7 + 2 and -2 चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ओके, मतलब 5 to 9 आइटम्स आप स्टोर कर सकते हो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और ये भी जो भी चीज़ें हैं ये एक एवरेज को पकड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिक्स्ड नहीं है, ये डिफर हो सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसका मेमोरी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होके। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक एग्जांपल दूंगा। अगर सपोज आप रास्ते पे चल रहे हो और आपको सामने बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की दिखती है, तो आप उसे अप्रोच करोगे, राइट, अप्रोच करोगे, उससे बातें करोगे अच्छी अच्छी। एंड जब आपकी बातें एंड हो जाएगी तब आप उसका नंबर मांगोगे। तो जब वो नंबर दे रही होगी, आप सबसे पहले उसे आप आपके दिमाग में स्टोर करोगे एंड देन आप मोबाइल पे उतारोगे। ओके, तो अभी जब भी आपका उतारना हो गया होता है मोबाइल में, तो आप सेव बटन दबा लेते हो एंड मोबाइल जेब में डाल देते हो। देन आफ्टर सम टाइम वो जो नंबर है जहाँ पे आपने आपके दिमाग में वो नंबर सेव किया है, वो नंबर चले जाता है। आप उस नंबर को फॉर एवर थोड़ी याद रख सकते थे होगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो अभी जिस जगह पे वो नंबर आपने सेव किया था जो बाद में गुल हो गया, उस जगह को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो जो जगह है उसमें आप 5 to 30 सेकेंड्स तक चीज़ें स्टोर कर सकते हो, उसके बाद वो गुल हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल था। अब एग्जाम में ये लड़की वाला एग्जांपल प्लीज़ मत लिखना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। एग्जाम में आप कोई भी रिलेवेंट दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, आप नोट्स तो रेफर कर ही सकते हो। एंड अगर सपोज आपको नोट्स रेफर नहीं करनी तो आप गूगल करके आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको बहुत सारे एग्जांपल शॉर्ट टर्म मेमोरी के मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर हम जंप करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है जिस मेमोरी में हम कोई भी इंफॉर्मेशन लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन जब हम प्रोसेस करके, जब उसको हम और ज़्यादा लर्न करके उसको जब हम और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी वो बकेट की तरह होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्कुल उस बकेट की तरह होती है जिसमें होल्स नहीं होते। तो अगर ऐसे बकेट में आप पानी डाल रहे हो जिसमें होल्स नहीं है, तो वो पानी जो है उस बकेट में लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। नाउ जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें जो समय है वो 30 से ऊपर होता है, मतलब 30 सेकंड से ऊपर के समय तक हम वो इन्फॉर्मेशन उसमें रख सकते हैं। एंड अगला पॉइंट इज 9 आइटम्स के ऊपर हम उस मेमोरी में चीज़ों को याद रख सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया। अब हमें इसका फंडा तो पता चल गया कि STM क्या होता है, LTM क्या होता है। अब इसे हम हमारे वेबसाइट में कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी हमेशा अगर सपोज हम क्रिएटर है तो हमेशा हमें यूज़र के शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रोसेस होता है वो क्विक होता है और ईजी भी होता है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का प्रोसेस होता है वो लॉन्ग होता है, और यूज़र को अगर सपोज कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसे तनाव या खिंचाव हो सकता है दिमाग में, मतलब बेसिकली वो दिमाग में टेंशन आएगा ना, मतलब उसका जो प्रोसेस पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। बट शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसीलिए हमें यूज़र के शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर फोकस करना है।
अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। कोई भी साइट के ऊपर अगर सपोज आपको जाना है तो आप सर्च करोगे गूगल पे, सर्च करने के बाद बहुत सारी लिंक्स आएंगे आपके पास। अब अगर सपोज एक लिंक को क्लिक करके आप उस साइट के ऊपर चले गए एंड अगर सपोज 5 दिन बाद अगर आपको उसी साइट के ऊपर या वैसी साइट के ऊपर जाना है तो आप सर्च करोगे वही नाम वापस एंड देन लिंक्स आएंगी। बट द थिंग इज दैट कि 5 दिन पहले जिस साइट पे आप गए थे उस साइट का जो कलर है वो फेंट आएगा, मतलब वो डिफरेंट आएगा एज कम्पेयर टू बाकी की चीज़ें। तो आपको याद आ जाएगा कि उसी लिंक पे आप पहले गए थे और आपके यूज़र एक्सपीरियंस के अनुसार आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हो। मतलब अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा था तो आप उसी लिंक को वापस क्लिक करके आप उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। तो गूगल ने इस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाया। उसे पता है कि अगर वो जो लिंक का कलर है उसे स्लाइटली चेंज नहीं करता तो यूज़र को याद रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती थी। तो इसीलिए उसने स्लाइटली कलर चेंज किया और इसलिए यूज़र को ज़्यादा खिंचाव या तनाव अपने दिमाग पे नहीं देना पड़ता है। यूज़र को याद नहीं रखना पड़ता कि उसने पिछले बार कौन सी लिंक क्लिक की थी। अगले प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं। अगला प्रिंसिपल है विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आपकी आंखें स्क्रीन के ऊपर देख रही होती है तो बहुत कम अमाउंट ऑफ पोर्शन आपकी आंखें फोकस में ला पाती है। मतलब एट अ टाइम बहुत कम अमाउंट ऑफ द एरिया आपके आंखों के फोकस के अंदर रहता है, ठीक है। तो अभी विजुअल एक्टिविटी का मतलब यह है कि जब आपकी आंखें ए से बी के ऊपर शिफ्ट होती है तो बी डिस्टिंक्टिव आपकी आंखों को दिखता है और जब बी से सी के ऊपर आपकी आंखें फोकस करती है तब सी आपको डिस्टिंक्टिव दिखता है एंड बी तब डिस्टिंक्टिव दिखना छोड़ देता है, ठीक है। मतलब ए से बी तक जा रही है तो ए डिस्टिंक्टिव दिखना छोड़ देगा और बी डिस्टिंक्टिव दिखेगा। बी से सी पर फोकस कर रहे हो तो बी डिस्टिंक्टिव दिखना छोड़ देगा और सी डिस्टिंक्टिव आपको दिखेगा। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक। तो अगर बी से सी के ऊपर आप आंखें लेके जा रहे हो तो सी के ऊपर आपका फोकस होगा और सी जो है एलिमेंट हमारा वो ज़्यादा डिस्टिंक्टिव दिखेगा एंड ये जो बाकी के दो है या बाकी का जो एरिया है वो डिस्टिंक्टिव दिखना छोड़ देगा और सी डिस्टिंक्टिव दिखेगा, ओके। इसीलिए सी के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा एंड आप डिसाइड कर सकते हो कि आप आपकी आंखें कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, यहाँ कहाँ भी। बट एक छोटा सा एरिया आपको दिखेगा, एक छोटे से एरिया पे ही आपका फोकस हमेशा रहेगा। अब इस चीज़ को आप आपके वेबसाइट में या एप्लीकेशन में या जो भी है उसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें जो नया वाला इमेज है उसमें आप दो चीज़ें देखोगे। सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो दोनों हाईलाइटेड है, वो दोनों बोल्ड में लिखे गए हैं एंड जो और एक चीज़ दोनों के दोनों पास में लिखे गए हैं, ओके। तो उसके पीछे यही प्रिंसिपल काम करता है। और जो पुराना वाला इमेज है, जो ओल्ड इमेज है, उसमें सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। कुछ बोल्ड में नहीं लिखा गया और हर एक चीज़ दूर दूर लिखी गई है। तो बेसिकली वो फोटो जो है, जो वो पिक्चर है, वो इस प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहा है, ओके। तो न्यू वाला बेटर है। तो इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर सपोज आप कोई भी चीज़ बोल्ड में लिखते हो तो वो अटेंशन ग्रैब करता है, वो फोकस ग्रैब करता है। अगले प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं। अगला प्रिंसिपल है फोवियल एंड पेरिफेरल विजन। अब फोवियल एंड पेरिफेरल विजन में हम सबसे पहले फोवियल विजन पढ़ते हैं। फोवियल विजन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो वो चीज़ आपकी फोवियल विजन में आती है, ओके। एंड पेरिफेरल विजन का मतलब ये है कि जो फोवियल विजन के आजू बाजू का एरिया है उसे आप पेरिफेरल विजन कह सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर सपोज आप मनन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो ये आपका फोवियल विजन हो गया। बट द थिंग इज दैट कि आपको ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, ओके। आपको ये दिख रहा है कि इधर कुछ तो भी लिखा है, आपको ये दिख रहा है कि इधर कुछ तो भी लिखा है। बट जब आप मनन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आपको ये नहीं पता कि इधर क्या लिखा है, आपको डिटेल में चीज़ें नहीं पता। आपको ये पता है कि इधर कुछ तो भी लिखा है बट डिटेल में कुछ नहीं पता। तो ये आपके पेरिफेरल विजन के एरिया में आ गई। और ये जो मनन है जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिसका आपको पता है कि ये मनन यहाँ पे लिखा है और जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ये आपके फोवियल विजन एरिया में आ गई। अब इसका और एक पॉइंट ये है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, वो ये है कि अगर सपोज आप मनन आपके फोवियल विजन में है और ये बाकी के एरियाज आपके पेरिफेरल विजन में है तो ये जो आपका पेरिफेरल विजन है वो ब्लर होता है, मतलब वो ब्लर होते जाता है। मतलब
अगर सपोज मनन आपके फोवियल विजन में है, मतलब आप मनन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो जो बाकी का एरिया है वो धीरे धीरे ज़्यादा ब्लर होते जाता है। मतलब ये कम ब्लर होगा, ये ज़्यादा ब्लर होगा, ये उससे भी ज़्यादा ब्लर होगा, ये उससे भी ज़्यादा ब्लर होगा, और ये बाकी पूरा ब्लर हो जाएगा ऐसे। अगले प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं विच इज सेंसरी स्टोरेज। सेंसरी स्टोरेज का मतलब यह है कि 3 प्रकार की मेमोरीज होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी। ओके, मेमोरी के टाइम पे मैंने नहीं बोला था, मेमोरी के टाइम पे लिखना भी मत, ओके, क्योंकि हमारे जो बुक है उसमें सेंसरी मेमोरी के टाइम पे नहीं बोला गया है। ओके, तो जब सेंसरी स्टोरेज आता है तब सेंसरी मेमोरी आप लिखिए। तो अभी अगर सेंसरी स्टोरेज अगर पूछा गया, या जो अभी ये इसके अंदर ये पॉइंट है, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी भी लिखना है। इन दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए, और सेंसरी मेमोरी अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो अभी हमारे ह्यूमन के कुछ सेंसेस होते हैं, जैसे कि देखने का सेंस, सुनने का सेंस, टच करने का सेंस। तो अभी इन सेंसेस के मदद से अगर सपोज आप कोई भी चीज़ फील कर रहे हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सेंसरी स्टोरेज में या सेंसरी मेमोरी में रहता है। तो इस चीज़ को सेंसरी स्टोरेज या सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। अब इसके 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो स्टोरेज है वो चीज़ों को बस 10 to 15 सेकेंड्स तक स्टोर कर पाता है इन एवरेज, इन लाइक एवरेज या अप्रोक्सीमेटली एवरेज केसेस में। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि 5 to 9 आइटम्स को स्टोर कर सकता है, लाइक 7 + 2 and -2 आइटम्स को स्टोर कर सकता है, जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये 2 पॉइंट्स है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अब इसे आप आपके वेबसाइट में, एप्लीकेशन या जो भी है उसमें आप कैसे यूज़ करोगे। अगर सपोज आप कोई भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये देखिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि वो 9 आइटम्स से ज़्यादा है, 9 एलिमेंट्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर सपोज आप चंक्स यूज़ कर रहे हो, चंक्स में चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 से ज़्यादा चंक्स नहीं होने चाहिए। अगला प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपके जो सेंसेस है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्ट करने के बाद अगर सपोज उन्हें लगा कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसे प्रोसेस करने के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में 2 प्रकार के लेवल्स होता है। पहले प्रकार का लेवल होता है हाईएस्ट लेवल, जो एक कॉन्शियस लेवल होता है, और इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। और ये जो हाईएस्ट लेवल है ये लिमिटेड होता है, स्लो होता है, सिक्वेंशियल होता है, और ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, एंड जो सेकेंड हमारा लेवल होता है वो होता है लोअर लेवल। अब इसका लिमिट ऑफ कैपेसिटी अननोन है, मतलब ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लिमिट फॉर इट्स कैपेसिटी अननोन ही है, ठीक है। तो अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब अगर सपोज आपने कोई वेबसाइट खोला, या अगर सपोज आपके सामने कोई एक पेज आया, ठीक है, जो भी है, बट द थिंग इज दैट कि जो भी सामने आपके आ रहा है विंडो या पेज, वो नया है, आपने पहले कभी देखा नहीं है। तो अगर सपोज नई चीज़ आपके सामने आती है, तो आप इस लेवल का इस्तेमाल करते हो। ये कॉन्शियस लेवल होता है, क्योंकि ठीक है, आप कॉन्शियसली हर चीज़ को देखते हो, ठीक है। अब मान लो 2-3 बार वही पेज आ रहा है। अब जब आप एक बार उस पेज के साथ यूज्ड टू हो जाते हो, देन आप इस लेवल का इस्तेमाल करते हो। मतलब अगर सपोज आपके सामने कोई भी नई चीज़ आती है, तो आप इस लेवल का इस्तेमाल करके उसे कॉन्शियसली देखते हो, कॉन्शियसली समझते हो। एंड जब एक बार आप उस चीज़ के साथ यूज टू हो जाते हो, तो तब आप देन इस लेवल को यूज़ करते हो। अगले प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ मेंटल मॉडल। अब मेंटल मॉडल में 3 मॉडल्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, मेंटल मॉडल एंड रिप्रेजेंटेशन मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के ऊपर जंप करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, जिसको हम सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ मशीन एक्चुअली वर्क्स। अब हमेशा मशीन नहीं होता, मशीन होता है कभी कभी, कभी प्रोग्राम होता है, कभी कोड भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है बेसिकली। बट द की पॉइंट इज दैट कि कैसे वो एक्चुअल में वर्क करता है, कैसे उसका कोड एक्चुअल में वर्क करता है, कैसे वो मशीन एक्चुअली वर्क कर रही है। अगले मॉडल के ऊपर आते हैं, विच इज मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल में 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट यह है कि मेंटल मॉडल का मतलब ये होता है कि हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो मशीन कैसे काम करती है। ओके, मतलब इधर क्या है, इधर मशीन कैसे एक्चुअल में कैसे काम करती है वो है, बट इधर क्या है, हमारा एक्सप्लेनेशन, मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि वो मशीन या कोड कैसे काम कर रहा है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ मेंटल मॉडल इज दैट कि मेंटल मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल दोनों सेम हो सकता है, बट
द थिंग इज दैट कि ये तब सेम हो सकता है जब हम इस लेवल पे आके अगर सोच सके तो मेंटल मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल सेम हो सकता है। मतलब हम एक्चुअली कैसे चीज़ें काम कर रही है उस लेवल पे आके अगर सोच सक रहे हैं तो मेंटल मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल सेम हो सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि ये जो मेंटल मॉडल है हमेशा पॉसिबल नहीं होता और ये जो मेंटल मॉडल है हमेशा नीडेड भी नहीं होता, मतलब इसकी ज़रूरत जो होती है वो हमेशा नहीं होती। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट कि हमारा जो मेंटल मॉडल है वो सफिशिएंट होता है एक कस्टमर को या यूज़र को एक टूल यूज़ करने के लिए। अगले मॉडल का नाम है रिप्रेजेंटेशन मॉडल। रिप्रेजेंटेशन मॉडल का मतलब यह है कि एक डिज़ाइनर कैसे उसने बनाए हुए प्रोग्राम के फंक्शन को एक यूज़र को एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रोग्राम बनाया है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल है एक यूज़र को अंडरस्टैंड करने में। मतलब एक यूज़र कोडिंग वोडिंग थोड़ी अंडरस्टैंड करते बैठेगा, ओके। तो उसके लिए एक प्रोग्रामर को या डेवलपर को या डिज़ाइनर को, डिज़ाइनर इज़ अ मोर परफेक्ट वर्ड, एक डिज़ाइनर को प्रोग्राम को समझ के उसको एक ईजी तरीके से यूज़र को समझाना पड़ेगा, ओके। तो उसको रिप्रेजेंटेशन मॉडल बोलते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मॉडल है वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल और मेंटल मॉडल के बीच में आता है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बहुत ज़्यादा हार्ड है और मेंटल मॉडल बहुत ज़्यादा इजी है। तो रिप्रेजेंटेशन मॉडल में क्या हो रहा है, ये जो हमारा डिज़ाइनर है वो इस हार्ड चीज़ को समझ के एक ईजी वे में कन्वर्ट करके यूज़र को समझा रहा है। और मेंटल मॉडल इज़ सफिशिएंट फॉर अ यूज़र टू यूज़ द टूल। ये मेंटल मॉडल का पॉइंट था आखिरी, ओके। तो बेसिकली ये हमारे पॉइंट्स को जोड़ रहा है अभी रिप्रेजेंटेशन मॉडल, ओके। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। अगले प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। अगला प्रिंसिपल है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लर्न करके उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना, इस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। अब जो हमारे यूजर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो चीज़ें उनने लर्न की है उसको वापस रीलर्न करे या नया इन्फॉर्मेशन उसमें रिप्लेस करे, ये यूज़र को पसंद नहीं है। और इसको आप आपके वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको आपके वेबसाइट में हमेशा चीज़ें इधर से उधर, एलिमेंट्स इधर से उधर नहीं चेंज करने हैं, जो है वो वैसे ही रहने दो फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक चीज़ बार बार अगर यूज़र देख रहा है तो वो चीज़ें वो उसके दिमाग में लर्न कर ले रहा है, और अगर सपोज आप बार बार चेंज करोगे तो वो जो लर्न उसने किया है वो हैम्पर होगा, उसे चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेगी और ये उस यूज़र को डिस्टर्ब कर सकता है। और ये आपके वेबसाइट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट के लिए जो भी है बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगले प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। अगला प्रिंसिपल है स्किल। स्किल का मतलब यह है कि अगर सपोज आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टास्क को स्किलफुली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लगेंगे, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको आपके एप्लीकेशन में डालने हैं। क्यों? उससे क्या होगा, उससे हमारे जो यूज़र्स है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। मतलब बेसिकली सेंस बनाएगा यूज़र के लिए वो स्टेप्स को फॉलो करना। अब इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये एग्जांपल मैं आपको बात करके नहीं बता सकता हूँ, आप इस एग्जांपल को आप डायरेक्टली आपके पेपर में लिख सकते हो। अगले प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं। अगला प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि अब इस दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग हैं। हर एक इंसान की अपनी अलग खुद की पहचान है, हर एक इंसान की अपना खुद का फेस स्ट्रक्चर है, हर एक इंसान का अपना खुद का इमोशन है, हर एक खुद के इमोशंस है, हर एक इंसान के खुद के लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, कंफर्ट्स, हर एक चीज़, हर एक इंसान का अपना खुद का अलग अलग है, ठीक है। सोचना, विचार शक्ति, पसंद नापसंद, हर एक चीज़ अलग अलग है हर एक इंसान की, ठीक है। तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों की सब चीज़ें अलग अलग है। तो अभी इसका मतलब ये है कि अगर इधर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग और इधर एक वेबसाइट, ओके, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों में जितने भी लोग हैं हर एक चीज़ का सब इमोशन वगैरह सब अलग है और ये हमारी एक वेबसाइट है। तो अभी ये इन लोगों को, इन सारे के सारे लोगों को ये वेबसाइट बहुत पसंद आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को नहीं आएंगी, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिड है जिनको थोड़ी आएगी नहीं आएगी, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ एलिमेंट्स पसंद आएंगे कुछ नहीं आएंगे, ओके। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे इस चीज़ के लिए मतलब इस कंडीशन में
एक जो वेबसाइट का डेवलपर है वो ऑब्वियसली यही चाहेगा कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अपनी वेबसाइट की तरफ ग्रैब कर सके। तो इसके वजह से जो एवरेज इंफॉर्मेशन है लोगों की वो स्टडी करके वो जो डिज़ाइनर है वो अलग अलग वर्जन्स ऑफ वेबसाइट्स बना सकता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को पसंद आ सकती है, ठीक है। बट उसे लोगों के स्टैटिस्टिक्स या लोगों के इंफॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा कि एवरेज इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरेज इंफॉर्मेशन क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एवरेज इंफॉर्मेशन है जो रीडिंग है। एक एवरेज इंसान 250 टू 300 वर्ड्स एक मिनट में रीड कर सकता है, दैट इज WPM मतलब वर्ड्स पर मिनट। एक एवरेज इंसान 150 टू 160 वर्ड्स एक मिनट में सुन सकता है और एक एवरेज इंसान 60 टू 70 वर्ड्स एक मिनट में टाइप कर सकता है। तो इन ऐसे एवरेज इंफॉर्मेशन को या ऐसे इंफॉर्मेशन को पढ़ के वो इंसान जो डेवलपर है हमारा वो वेबसाइट बना सकता है। और अगर वो ऐसे करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो वेबसाइट पसंद आने के चांसेस बढ़ेंगे एंड वो अलग अलग वर्जन्स ऑफ दिस वेबसाइट्स भी बना सकता है। बट इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए लोगों की। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को एक थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है एंड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।